Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्नातक द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित चर्चा करेंगे। राष्ट्रकूट राजवंश के जो चर्चा के क्रम में हम विभिन्न श्रृंखला के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट जो राजवंश था, इसके अध्ययन के लिए कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत थे। तो जब हम देखते हैं राष्ट्रकूट राजवंश के स्रोतों पर, तो हमें जो राष्ट्रकूट शासक हुए उन लोगों के बहुत सारे अभिलेखित साक्ष्य मिलते हैं, और इन लोगों के जो अभिलेखित साक्ष्य मिले हैं वह पुरातात्विक स्रोत में एक महत्वपूर्ण प्रमाणिक स्रोत के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। और इन अभिलेखों से हमें जो राष्ट्रकूट राजवंश है उसकी वंशावली, क्योंकि इसमें तिथि का भी वर्णन है, तो राष्ट्रकूट राजवंशों की वंशावली, सैन्य अभियान, धार्मिक अभिरुचि, शासन प्रबंधन, जो शासन व्यवस्था इत्यादि के विषय में हमें चर्चा प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि जो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रकूटों के अभिलेख थे, गोविंद तृतीय के सर्वप्रथम दंती दुर्ग के एलोरा ताम्रपत्र अभिलेख और सामंतगढ़ का ताम्रपत्र अभिलेख, फिर गोविंद तृतीय का राघनपुर अभिलेख, वनी दिंदोरी का अभिलेख, बड़ौदा का अभिलेख, फिर अमोघ वर्ष का संजन अभिलेख, इंद्र तृतीय का कमलपुर अभिलेख, उसी तरह गोविंद चतुर्थ का काम्बे अभिलेख, संगली अभिलेख, और कृष्ण तृतीय का कोल्हापुर, देवली और कर्नाट अभिलेखों की चर्चा हमें मिलती है। अलग अलग अभिलेख हैं, कोल्हापुर अभिलेख, देवली अभिलेख, कर्नाट अभिलेख। तो इन अभिलेख जो इसके अलावा भी बहुत सारे अभिलेखीय साक्ष्य हैं। और अगर साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो हम साहित्यिक साक्ष्य कन्नड़ और संस्कृत भाषा दोनों में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और इसमें अगर हम जिनसेन के आदि पुराण की चर्चा कर सकते हैं, महावीराचार्य के गणित सार संग्रहण की चर्चा कर सकते हैं, अमोघ वर्ष का कविराज मार्ग का वर्णन किया जा सकता है। इन जो साहित्यिक साक्ष्य हमें राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित प्राप्त हुए हैं, उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथ्यों का हमें पता चलता है। अगर हम उत्पत्ति से संबंधित तथ्य को देखें कि राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसमें बहुत सारे मत हैं। एक मत जो कुछ विद्वानों का मत है कि यह रट कुल से उत्पन्न हुआ था यह वंश। इस तरह का वर्णन हमें कृष्ण तिथि के जो नवसारी अभिलेख और देवली अभिलेख है उसमें मिलता है। इसमें पता चलता है कि तुंग शासक था, उसी का पुत्र था रट, और उसी के कुल से इसका संबंध जोड़ा जाता है। वर्धा के ताम्रपत्र अभिलेख में हम रट्टा नामक राजकुमारी से संबंधित इस राजवंश को कुछ विद्वानों ने किया है। फिर कुछ विद्वानों ने इन्हें राठौरों से संबंधित किया है, तो कुछ विद्वान इन्हें गढ़वालों से संबंधित बताते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राठौर और गढ़वाल राजपूत राजवंश के बाद के उद्भव इनका होता है, बाद राजपूतों के बाद इनका उद्भव होता है। तो यह बहुत ही समीचीन प्रतीत नहीं होता है। तो इसी उत्पत्ति के क्रम में हम देखते हैं कि कुछ जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, आंध्र के रेडियो से इनका संबंध स्थापित करते हैं, तो कुछ विद्वान मराठाओं से। तो इस तरह बहुत सारे जो इतिहासकार हैं अलग अलग मत अपने रखे हैं। अल्तेकर और नीलकंठ शास्त्री, एस.सी. राय या ए.के. मजूमदार हैं, इन विद्वानों ने जो राष्ट्रकूट शब्द की व्याख्या में इसको जाति नहीं मान के पद माना है। राष्ट्रकूट शब्द जाति का बोध नहीं कराता है, यह पद का बोध कराता है, यानी कि प्रशासनिक अधिकार का एक पद था। और इसके लिए हम देखते हैं कि जो पूर्व मध्यकाल से पहले जो प्राचीन गुप्त काल के बाद के प्राचीन या मौर्य काल के बाद मौर्य यानी प्राचीन अभिलेखों में हम ग्रामकूट यानी ग्राम प्रधान, कूट मतलब प्रधान और ग्राम मतलब गांव के प्रधान, फिर उसी तरह राष्ट्र यानी प्रांत और कूट राष्ट्रकूट यानी कि प्रांत का प्रधान, इस तरह की चर्चा हम देखते हैं। जो कालांतर में इसी तरह राष्ट्रकूट भी इसी तरह
एक प्रशासनिक पद होगा जो कालांतर में जाति के रूप में परिवर्तित हो गया होगा। इसका अगर अभिलेखी साक्ष्य देखें तो हम सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में महारथी तरनक ईरो जो अधिकारी था का वर्णन हम पाते हैं। फिर अगर हम देखें कि जो प्रशासनिक पद थे और कालांतर में जाति के रूप में बदल गए, उसमें उदाहरण प्रतिहार और पेशवा का नाम लिया जा सकता है। सम्राट अशोक के अगर लेख में देखें तो रठिक नामक अधिकारी का चर्चा है और खारवेल शासक के जो हाथी गुम्फा अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि उसने रठिकों को पराजित किया था। इसी प्रकार हम बहुत सारे जो अभिलेखी साक्ष्य हैं उसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि राष्ट्रकूट जो शब्द है प्रशासनिक पद का बोधक था, न कि कबीले का। और हालांकि बाद के जब हम राष्ट्रकूट अभिलेखों को देखते हैं तो उसमें हम बहुत सारे अन्य वर्ण जैसे इसके वंश से संबंधित देखते हैं कि जो परवर्ती राष्ट्रकूट शासक हैं वो अपने आप को यदुवंशियों से तादाद में स्थापित करने लगे, अपना संबंध यदुवंश से स्थापित करने लगे। एक लेख में हमें प्राप्त होता है कि दंती दुर्ग जो है यदुवंशियों के सात्यकी शाखा से संबंधित था, तो कुछ लेखक इन्हें चंद्रवंशी मानते हैं। अगर राघनपुर अभिलेख जो गोविंद तृतीय का अभिलेख है उसमें हम देखते हैं कि गोविंद तृतीय को यदुवंशी कृष्ण से इसका संबंध जोड़ा गया है। इसको यदुवंशी कृष्ण के वंशज का बताया गया, उन्हीं के समान बताया गया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जिसमें हम ये ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है कि ये भारतीय क्षत्रिय थे और ये प्रशासनिक पद से निकलकर एक जाति तत्व में स्पष्ट होते हैं भारतीय इतिहास में। अगर हम इनके स्थान से संबंधित तथ्य को देखें कि इनका मूल स्थान क्या था, तो दक्षिणापथ के जो बादामी के चालुक्य थे उन्हीं को पदस्थापित करके इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। जो चालुक्य हैं उनका विनाश इन्होंने किया था और उसका विनाश करने के बाद इन लोगों ने राजपूत राजवंश की स्थापना की। हम जो बादामी के चालुक्यों को अपदस्थ करके जब हम देखते हैं कि एक क्षेत्र का नाम आता है लट्टुरपुर वराधीश्वर, यानी उपाधि है, लेखों में ये उपाधि मिलता है। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र, लट्टूर का जो तात्पर्य लगाया जाता है महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र, जो कि कभी कर्नाटक में हुआ करता था, इस समय महाराष्ट्र में है लातूर, वहाँ से संबंधित रहे होंगे। और वहीं ये लोग जो चालुक्य हैं उन्हीं के जिलाधिकारी रहे होंगे। इनकी मातृभाषा संभवतः कन्नड़ थी और बाद में ये बरार में 640 ईस्वी के आसपास सामंत बन गए और फिर धीरे धीरे कालांतर में चालुक्यों को पदस्थापित करके इन लोगों ने अपने राजवंश की स्थापना कर ली। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो बहुत सारे शाखाओं की भी चर्चा मिलती है, जो राष्ट्रकूटों से संबंधित शाखाएं हैं उनकी भी चर्चा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कई शाखाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। एक जो अभिलेख है उदिंड वाटिका लेख जो 7वीं शताब्दी का है, इसमें एक शासक का नाम बताया गया अभिमन्यु, उसकी एक शाखा थी जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बैतूल मालवा क्षेत्र में शासन कर रही थी। और इसके एक शासक का जो प्रारंभिक शासक था अभिमन्यु मिलता है और अन्य 4 शासक जैसे मानाक, देवराज, कुछ शासकों यानी कि मानाक, देवराज इत्यादि की चर्चा मिलती है। तो फिर राष्ट्रकूटों की एक अन्य शाखा हम देखते हैं कि अचलपुर या एलिसपुर में निवास करती थी और इनमें कुछ शासकों का नाम हमें देखने को मिलता है कि दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिक राज, नन्नराज। इनमें नन्नराज संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बाद में हम देखते हैं कि बादामी के चालुक्यों के अधीन ये लोग शासन कर रहे थे और धीरे धीरे अपने स्वतंत्रता को स्थापित करने लगे और इसका जो प्रारंभिक जो महत्वपूर्ण शासक था दंती वर्मा था। और यही शाखा जो थी जो बाद में आगे चल के मान्यखेत के राजपूत राजवंश के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसका हमें अध्ययन करना है। और हम देखते हैं कि इसके बाद जो अन्य एक जो हमें देखने को मिलता है अभिलेखी साक्ष्य में कि लाट प्रदेशों में एक राष्ट्रकूटों की शाखा शासन कर रही थी। उसमें हम देखते हैं कि ये लाट प्रदेश दक्षिण गुजरात का क्षेत्र था। इसमें
कुछ राजाओं का 4 राजाओं का उल्लेख है, कर्कराज प्रथम, ध्रुव, गोविंद तथा कर्कराज द्वितीय। तो ये भी एक शाखा था, लेकिन हम जो मुख्य शाखा जो बहुत इतिहास में महत्वपूर्ण हुआ वह शाखा था मान्यखेड़ का राष्ट्रकूट वंश, जो कि बादामी के चालुक्यों के क्षेत्रों को हस्तगत करके बनाया गया था। और इस वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, जो संभवतः इंद्र का पुत्र था। और इसकी माता जो भवनागा थी वह चालुक्य राजवंश की कन्या थी। उससे उत्पन्न उसी इंद्र और चालुक्य वंश की कन्या भवनागा से उत्पन्न हुआ था दंती दुर्ग, जो इस वंश का संस्थापक था। इस तरह हम लोग ने जो राष्ट्रकूट शासकों के इतिहास जानने के स्रोत, उनकी उत्पत्ति, मूल स्थान और कुछ शाखाएं हम लोगों ने देख लिया। और फिर अब हम लोगों ने देख लिया कि इस जो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था, और इसी से संबंधित चर्चा को हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ हमारा प्रकरण पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत। और आगे की कक्षाओं में हम लोग दंती दुर्ग और उससे आगे के शासकों के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।